साथियों नमस्कार, मैं हूं गौतम दीक्षित और आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है हमारे विद्यार्थी स्टडी पॉइंट पर। मित्रों, कई परीक्षाएं होने को हैं, जैसे यूपी पीटी की परीक्षा होनी है और उत्तर प्रदेश में यूपी ट्रिपल एससी की परीक्षा होनी है तथा अभी आने वाले समय में ओएफबी ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड के द्वारा एलडीसी चार्जमैन की परीक्षा होनी है और भी कई परीक्षाओं के मद्देनज़र आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ पर्यावरण से संबंधित चुनिंदा कुल 23 सवाल। तो इन 23 सवालों को रैपिड फायर के रूप में हम लोग विद इन 10 मिनट कवर करने का प्रयास करेंगे। तो बिना समय गंवाए हुए सीधे मुद्दे पर आते हैं। आज का पहला सवाल है कि जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है। जल प्रदूषण को मापने के लिए एक होता है बीओडी। बीओडी क्या होता है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड। अब ये बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड जो है ये जल प्रदूषण को मापने के लिए किया जाता है। कई बार एक प्रश्न मैंने देखा था कि अगर एक नदी का पानी है और एक नाले का पानी है, दोनों में से बीओडी की मात्रा, बीओडी कहाँ ज़्यादा रिक्वायर्ड होगा? तो बीओडी क्या है? बायोलॉजिकल ऑक्सीजन की डिमांड है। हम जानते हैं कि किसी भी जल में ऑक्सीजन की डिमांड जितनी ज़्यादा होगी, इट मीन्स कि वहाँ पर लैकनेस ऑफ ऑक्सीजन जितनी ज़्यादा होगी वो पानी उतना ही अशुद्ध होगा। यानी नाले का पानी जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा है तो वो अशुद्ध है, और जिसमें बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड कम है वह पानी उतना ही शुद्ध होता है। इट मीन्स कि इट हैव कंटेंट द सफिशिएंट, मोर देन सफिशिएंट ऑफ ऑक्सीजन। तो इस लिहाज से देखेंगे कि जितना गंदा जल होगा उसमें बीओडी की मात्रा उतनी ज़्यादा होगी, यानी बायोलॉजिकल ऑक्सीजन डिमांड ज़्यादा होगी। ठीक है, तो जल प्रदूषण को मापने के लिए कौन सा परीक्षण किया जाता है? वो है बीओडी का। हमारा अगला सवाल है, महासागरों में जल स्तर वृद्धि का क्या कारण है? तो आपके सामने 4 ऑप्शन है: अत्यधिक वर्षा, अम्ल वर्षा, ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ का पिघलना, या इनमें से कोई नहीं। तो सीधा जवाब है कि ध्रुवीय प्रदेशों में बर्फ के पिघलने से महासागरों में जल स्तर की वृद्धि हो रही है। इसको ऐसे ही याद कर लेना है। तीसरा सवाल है कि भूमंडलीय तापन का क्या कारण है? यानी जो हमारा भूमंडल है, अभी देख रहे हैं ग्लोबल वार्मिंग की समस्या चारों तरफ बढ़ रही है, तो जो भूमंडलीय तापन है यानी उसका जो टेम्परेचर है उसमें लगातार उत्तरोत्तर वृद्धि हो रही है, उसका कारण है कार्बन डाइऑक्साइड में वृद्धि होना। चौथा सवाल है और बहुत ही महत्वपूर्ण सवाल है। हम सभी ने अपने आसपास बहुत सारे जानवर देखते हैं जो सामान्य तौर पर जुगाली करते हुए नजर आते हैं। तो प्रश्न है कि जुगाली करने वाले पशु किस ग्रीन हाउस गैस उत्पन्न करते हैं? कौन सी ग्रीन हाउस गैस जुगाली करते हुए जानवर उत्पन्न करते हैं? तो ये गैस है मीथेन। जी हाँ, CH4। ये आवर्त सारणी में पी ब्लॉक के तत्वों में नाइट्रोजन परिवार का एक यौगिक है, मीथेन गैस है। और मीथेन गैस जो कि एक ग्रीन हाउस गैस है। ग्रीन हाउस गैस वो होती हैं जो हमारे ग्रीनरी के लिए, हमारे वातावरण के लिए, हमारे ग्लोबल वार्मिंग के लिए जो उत्तरदायी होती हैं, या यूँ कहें कि प्रकृति के लिए अहितकारी होती हैं, वो ग्रीन हाउस गैसेस कही जाती हैं। तो जो मीथेन गैस है वो उत्पन्न होती है जुगाली करते समय, जानवरों के जुगाली करते समय जो पशु होते हैं उनके मुख से ये गैस निकलती है, और ये CH4 है यानी कार्बन का एक यौगिक है। वाहनों से निकलने वाला प्रदूषक गैस कौन सी है? वाहन से कार्बन मोनोऑक्साइड निकलती है। निम्नलिखित में से कौन सी गैस वायु में सबसे अधिक प्रदूषित मानी जाती है? देखिए, वायु जो होती है, वायु इज ए मिक्सचर ऑफ गैसेस। कई गैसेस का मिश्रण होता है वायु, और वायु का जो एटॉमिक मास होता है वो 28.2 होता है, जो कि ऑक्सीजन का चूंकि 16 होता है एटॉमिक वेट और वायु का 28.2 होता है। तो आप कह सकते हैं कि वायु में कई सारी गैसेस का मिश्रण होता है। तो आप उस लिहाज से देखेंगे कि कौन सी गैस वायु में सबसे अधिक मात्रा में है। तो सबसे अधिक मात्रा में वायु में कार्बन मोनोऑक्साइड होती है। और ये सामान्य वायु की बात नहीं है, ये प्रदूषित वायु की बात हो रही है। यानी यदि वायु में प्रदूषण का स्तर बढ़ेगा तो कार्बन मोनोऑक्साइड की मात्रा उसमें इंक्रीज हो जाएगी। हमारा आज का 7वां सवाल है, उत्तराखंड में मनाया जाने वाला हरेला पर्व किससे संबंधित है? जल संरक्षण, पौधारोपण, ओजोन संरक्षण इत्यादि, इनमें से कोई नहीं। तो सीधा जवाब है कि हरेला पर्व पौधारोपण से संबंधित है, जो कि उत्तराखंड में मनाया जाता है। बस ऐसे याद कर लेना है। अगला सवाल है कि जो मिनी माता रोग है ये किसके कारण होता है? मिनी माता क्या होता है? जो चिकन पॉक्स होता है, इसे मिनी चिकन पॉक्स भी कहते हैं अंग्रेजी में, हिंदी में उसे मिनी माता कहते हैं। यह रोग क्या होता है कि जब जल स्तर में
एचईजी यानी पारे की मात्रा बढ़ती है तो मिनी माता रोग उत्पन्न होता है। अगला नवा सवाल है, ये एक प्रदूषक है, एचईजी जो है एक प्रदूषक है। कई बार कई कंपनियों फैक्ट्रियों से निकलने वाला जो प्रदूषण है उसमें एचईजी की मात्रा यानी पारा की मात्रा होती है। कई बार ये पृथ्वी तल से भी प्राप्त होता है। तो जो भूगर्भीय जल होते हैं वो शुद्ध होते हैं, लेकिन जब उसमें अशुद्धियाँ मिल जाती हैं तो उसमें एचईजी यानी पारा की मात्रा बढ़ जाती है। उसका सेवन करने से, उसका इस्तेमाल करने से मिनी माता रोग उत्पन्न होता है, जो कि एक जल प्रदूषक का कार्य भी करता है। आज का नवा सवाल है कि कौन सा वायुमंडलीय प्रदूषक अम्लीय वर्षा का मुख्य कारण है। तो अम्लीय वर्षा सल्फर डाइऑक्साइड चिमनियों से निकलने वाला जो सफ़ेद धुआं होता है वो सल्फर डाइऑक्साइड होता है। तो जब वे वातावरण में घुल जाता है, वर्षा के माध्यम से पृथ्वी तल पर आता है, तो उस प्रकार की जो वर्षा होती है उसे अम्लीय वर्षा कहते हैं। ये बहुत ही घातक होती है। जैसे कि आप देख पा रहे होंगे कि जो ताजमहल है, ताजमहल का जो क्षरण है वो अम्लीय वर्षा की वजह से हो रहा है। वहाँ पर क्या आप कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं कि जो ताजमहल है, ताजमहल के रंग पीला किस कारण से हो रहा है? वो कौन सा ऐसा प्रदूषक है या वो कौन सा ऐसा स्थान है जिसकी वजह से ताजमहल का रंग बदल रहा है? हमारा अगला 10वां सवाल है, अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र कहाँ स्थापित किया गया है? अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र, जी हाँ, ये ओस्लो नॉर्वे में है। नॉर्वे कहाँ है? नॉर्वे यूरोपियन कंट्री है। और जब आप यूरोप का मैप देखेंगे तो इंग्लैंड के आप देखेंगे पश्चिम और उत्तर की तरफ आपको नॉर्वे दिखेगा। नॉर्वे जो है अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र नॉर्वे में स्थापित किया गया है। चूंकि नॉर्वे में इसलिए स्थापित किया गया, हमारा 10वां प्रश्न इस बात की व्याख्या करता है कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है। जी हाँ, सर्वाधिक अम्लीय वर्षा चूंकि नॉर्वे में होती है, इसलिए अंतर्राष्ट्रीय अम्ल वर्षा सूचना केंद्र भी नॉर्वे में ही स्थापित किया गया है। तो एक साथ 2 प्रश्न हो गए। हमारा अगला 12वां सवाल है, अम्लीय वर्षा की खोज किसने की थी? सबसे पहले किसने परीक्षण करके पता लगाया कि अम्लीय वर्षा भी कुछ होती है, यानी जो वातावरण से जो पानी गिर रहा है, जो मौसमी बरसात होती है उसमें अम्ल मिले हुए हैं। तो अम्लीय वर्षा की खोज रॉबर्ट एंगस स्मिथ ने की थी। इसको ऐसे याद कर लेना, इसमें बिल्कुल तथ्य है। 13वां सवाल है, ताजमहल को क्षति पहुंच रही। देखिए अभी हमने ये कमेंट बॉक्स में पूछा था, इसका जवाब यहीं पर आ गया। जी हाँ, मथुरा में एक तेल शोधक कारखाना है, उससे निकलने वाले जो वायु प्रदूषक हैं जब वे वातावरण में जाते हैं और अम्लीय वर्षा करते हैं ताजमहल के ऊपर, इस वजह से ताजमहल को क्षति पहुंच रही है और उसका जो संगमरमर है उसका रंग बदलता हुआ दिख रहा है। 14वां सवाल है, ओजोन परत किन हानिकारक कारणों को अवशोषित करती है? जो ओजोन परत होती है, जिसको हम हमारे वायुमंडल की, हमारी पृथ्वी की छतरी भी कहते हैं, ये हमारे स्ट्रेटोस्फीयर में पाई जाती है, समताप मंडल में। जब हम पृथ्वी तल से ऊपर की तरफ जाते हैं तो ओजोन परत किन हानिकारक कारणों को अवशोषित कर लेती है? ये परावैंगनी जो किरणें होती हैं, जो सूर्य से आती हैं, उनको अवशोषित कर लेती है और पृथ्वी तक नहीं आने देती है। ये परावैंगनी किरणें ही वो किरणें हैं जो त्वचा कैंसर के लिए उत्तरदायी हैं। 15वां सवाल है, ग्रीन मफलर का संबंध किससे है? ऑप्शन है वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण या रेडियोधर्मी प्रदूषणों से। जी हाँ, ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से। देखिए इस तरीके के सवाल अभी आगामी उत्तर प्रदेश में अध्यापक भर्ती परीक्षा होने वाली है। उत्तर प्रदेश टीटी परीक्षा और सीटीटी परीक्षा दोनों में पर्यावरण के प्रश्न पत्रों में इस तरीके के प्रश्नों की भरमार होती है। अभी पीटी की परीक्षा में भी पर्यावरण से पर्याप्त सवाल पूछे जाने हैं। तो ये सभी महत्वपूर्ण सवाल हैं। ग्रीन मफलर का संबंध है ध्वनि प्रदूषण से, ऐसे याद कर लेना है। 16वां सवाल है, राष्ट्रीय पर्यावरण शोध संस्थान कहाँ स्थित है? खूब पूछा जाता है। नागपुर महाराष्ट्र में है। और नागपुर महाराष्ट्र एक चीज़ के लिए और प्रसिद्ध है, वो है संतरे। सर्वाधिक मात्रा में संतरे का उत्पादन नागपुर से होता है। नागपुर के संतरे पूरी दुनिया में फेमस हैं। चूँकि नागपुर का जहन में सवाल आया तो नागपुर से जुड़ा एक चीज़ और याद आ गई। 17वां सवाल है, भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? देखिए मैं कम समय में रैपिड फायर में आपको ये सारे प्रश्न कंप्लीट कर रहा हूँ। तो अभी 9 मिनट हो चुके हैं। भारतीय वन अनुसंधान संस्थान कहाँ है? ये देहरादून उत्तराखंड में है, ऐसे याद कर लेना है। भारतीय वन प्रबंधन संस्थान कहाँ है? भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भोपाल में है। अब इसको कैसे याद करेंगे? क्योंकि भारत में वन आच्छादन के मामले में मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है, यानी वन आच्छादन मध्य प्रदेश में सर्वाधिक है, सबसे ज़्यादा वन वहाँ पर हैं, इसीलिए भारतीय वन प्रबंधन संस्थान भी भोपाल यानी मध्य प्रदेश में है।
हमारा 19वां सवाल है, संयुक्त राष्ट्र पर्यावरण कार्यक्रम UNEP यूनाइटेड नेशन इन्वायरमेंट प्रोग्राम का मुख्यालय कहाँ है? तो ये नैरोबी केन्या में है। जी हाँ, ये नैरोबी केन्या में है। अगला सवाल है, विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस कब मनाया जाता है? सीधा पूछे जाने वाले सवाल है। पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। 26 नवंबर से एक प्रश्न और याद कर लेना है कि हमारे यहाँ संविधान दिवस भी प्रत्येक वर्ष 26 नवंबर को मनाया जाता है। क्यों? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा संविधान अंगीकृत किया गया था संविधान सभा के द्वारा। हालांकि उसको लागू 26 जनवरी 1950 को किया गया। चूंकि 26 जनवरी की बात आई तो इस बात को भी साथ में कोलैबोरेट करते हुए याद रखना है कि विश्व पर्यावरण संरक्षण दिवस 26 नवंबर को मनाया जाता है। हमारे आज के अंतिम सवाल हैं कि काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र किस राज्य में स्थित है? काकरापारा भी कहते हैं इसको, काकरापार भी कहते हैं। जो काकरापार परमाणु शक्ति केंद्र है ये गुजरात में है। जी हाँ। अगला सवाल है, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय कहाँ है? केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड का मुख्यालय दिल्ली में है। मोस्टली मुख्यालय दिल्ली में ही है। 23वां और अंतिम सवाल है आज के इस प्रश्न पत्र का कि किस देश में सर्वाधिक अम्लीय वर्षा होती है? देखिए, ये सवाल मैं पीछे भी पूछ चुका हूँ। आप कह सकते हैं कि सर्वाधिक अम्लीय वर्षा नॉर्वे में होती है। ठीक है मित्रों, आज के लिए इतना ही। ये सभी सवाल हमारे सभी प्रतियोगियों के लिए समान रूप से महत्वपूर्ण है, खासकर UPTT, CTT, PET और UPSSC के लिए। तब तक कल फिर मिलते हैं किसी मज़ेदार वीडियो के साथ। तब तक के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो। आप अपने सेहत, फैमिली और अपने व्यक्तिगत संबंधों का बहुत ख्याल रखिएगा। तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, नमस्कार।